फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड करंट अफेयर चैनल। दिस इज़ आशु और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 12 सितंबर 2020। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि राफेल की न्यूज़ है हमारे पास, और साथ ही साथ जो है वो एक स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल जिन्होंने सबूज साथी स्कीम का जो है वो लाभ जो है वो बच्चों तक पहुँचाया, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि आप हमारा अफेयर्स क्लाउड का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो आप हमारी साइट पे सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक आपने हमारी साइट को विजिट करना है अफेयर्स क्लाउड स्लैश करंट अफेयर्स, और जब आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो उसका बहुत ही मिनिमल प्राइस जो है वो आपको मिलेगा। और उस मिनिमम प्राइस में आपको क्या मिलेगा, और 1 साल की सब्सक्रिप्शन है उसमें, मतलब 1 साल तक आपको ये करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे मिलते रहेंगे। और डेली के डेली वो अपडेट होता है आपकी मेल में जो आएगा उसमें डेली की डेली जो है वो अपडेट होता रहेगा। और ये करंट अफेयर्स आपको डेली मिलेंगे, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर और प्लस वीकली टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा। और इस मिनिमल कॉस्ट के ऊपर भी अगर आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहते हो तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हो ASH10, दैट इज H10। इसके थ्रू जो है वो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो आज के करंट अफेयर से हम शुरुआत करते हैं और पहला करंट अफेयर हमारे पास है 12 सितंबर का। विच डिपार्टमेंट लॉन्चेस 5 स्टार विलेजेस स्कीम। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसने 5 स्टार विलेजेस स्कीम को जो है वो स्टार्ट किया है। नाउ ये 5 स्टार विलेजेस स्कीम में इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, क्या है इसके अंदर कि 5 स्टार मतलब 5 स्कीम्स हैं उस डिपार्टमेंट की। अगर उस गांव में ये 3 स्कीम्स का लाभ मिल चुका है तो उसको 3 स्टार कहा जाएगा। अगर 4 स्कीम्स का लाभ मिल चुका है तो 4 स्टार कहा जाएगा। पांचों का मिल चुका है तो 5 स्टार कहा जाएगा। मतलब ये वहाँ पे जो है वो 5 बंदों का एक ग्रुप जो है वो अपॉइंट किया जाएगा उस डिपार्टमेंट के द्वारा। और वो ग्रुप देखेगा, अलग अलग स्कीम्स को पहुंचाने की कोशिश करेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स पांचों में से पहुंच गई उतने ही स्टार उस विलेज को दिया जाएगा। इसलिए नाम क्या रखा है 5 स्टार विलेजेस। और ये कौन से डिपार्टमेंट की है, ये दोस्तों है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पे संजय धोत्रे जी जो कि मिनिस्टर हैं, दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है संजय श्यामराव धोत्रे जी। उन्होंने इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है। और देखोगे स्कीम के अंदर जो है वो 5 कौन कौन सी स्कीम्स हैं। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 5 स्कीम्स लिख तो दी हैं, लेकिन आपने ऐसे पांचों की पांचों याद नहीं रखनी। ये इसलिए बताया गया है कि 5 स्टार इसी के बेस पे मिलेंगे, ताकि जितनी स्कीम्स जो हैं वो कवर कर दी जाएं उनके द्वारा, तो उतने ही स्टार जो है वो दिए जाएंगे। और इसके लिए मैंने बताया था कि 5 बंदों का एक ग्रुप, जिसको क्या कहा जाएगा 5 ग्रामीण डाक सेवक अपॉइंट किए जाएंगे हर विलेज के अंदर, ताकि वो इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये इच्छा, मतलब आप कह सकते हो कि टारगेट क्या है या सरकार की इच्छा क्या है ऐसा करने की, कि सारे गांव में बिल्कुल एंड टू एंड तक जो है वो पोस्टल प्रोडक्ट्स पहुंच सकें। हर तरह की स्कीम पोस्टल से रिलेटेड जो है वो पहुंच सके, ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। और 2020-21 में इसका टारगेट रखा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 50 विलेजेस को हमने क्या करना है इसके अंदर कवर करना है। तो बहुत ही अच्छी स्कीम आप कह सकते हो कि सरकार सारे लोगों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से 5 स्टार विलेज स्कीम स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए न्यू एफडीआई लिमिट इन डिफेंस सेक्टर विच इज रिसेंटली रिलीज्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर में वैसे निर्मला सीतारमन जी ने बजट के अंदर भी और उसके बाद भी इवन ये अनाउंस कर दिया था कि एफडीआई जो है बढ़ाई जाने वाली है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो आपने बताना है कितने परसेंट जो है वो कर दी गई है। इससे बहुत सारा लाभ होगा, खास करके मेक इन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी तो इंडिया में जो है वो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट, जो आप कह सकते हो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या होगी, इंप्रूव होगी। इससे एम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होगी होगी, साथ में नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी जो है वो क्या होंगी, इंडिया के अंदर आएंगी। और डिफेंस सेक्टर को वैसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सेल्फ रिलायंट बनाएं, तो आत्मनिर्भर भारत का सपना भी जो है वो यहाँ पे पूरा हो सकता है। तो अब बताओगे इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 74%। इसको लिख लो, याद कर लो और अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के दिन का कि 74% एफडीआई कर दी गई है डिफेंस सेक्टर में। तो याद रखना आपने इसको। 49 थी पहले, 74 कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले कितनी थी, तो 49 से 74 हो गया। तो लेकिन इसमें क्लॉज रखा गया है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई एफडीआई आ रही है तो उसको हम मना कर सकते हैं। मतलब नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड उनके ग्राउंड्स पे हम क्या कर सकते हैं, उसको मना कर सकते हैं। इससे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ेंगे। ये सरकार का टारगेट है कि आने वाले 5 सालों के अंदर हमने इसके अंदर जो टर्नओवर अचीव करनी है वो ऑलमोस्ट 1.75 लाख करोड़ जो है वो अचीव कर लेनी है। मतलब उसमें से 35,000 मतलब 35,000 करोड़ के क्या होंगे, एक्सपोर्ट ही होने चाहिए।
तो न्यूज़ बहुत ही सिंपल कि एफडीए कितनी कर दी गई है, याद रखना है दोस्तों 74% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आयुष्मान खुराना को अपॉइंट कर दिया गया चिल्ड्रंस राइट कैंपेन यूनिसेफ की तरफ से। मतलब वो इंडिया में जो है वो एडवोकेट करेंगे किसके राइट्स के बारे में, चिल्ड्रन राइट्स के बारे में। मतलब उसके बारे में कैंपेनिंग करेंगे, उनके राइट्स के बारे में बोलेंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे उनका। और इस प्रोग्राम का नाम क्या होगा, यूनिसेफ का फॉर एवरी चाइल्ड। आपको मैंने अभी एक न्यूज़ करवाई थी कि पहला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया गया है 9 सितंबर को एजुकेशन के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को मनाया गया। तो अगर आप देख रहे हो उसमें भी एजुकेशन बच्चों की बात हो रही है, इसमें भी एजुकेशन बच्चों की बात हो रही है। तो अगर आप देखोगे हर तरह से ये फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कोविड के कारण 90% स्कूल जो हैं वो बंद हैं, जिसके कारण एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ। इसलिए बच्चों के राइट्स के बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है। तो आयुष्मान खुराना को इंडिया के लिए जो है वो एज ए आप कह सकते हो ब्रांड एम्बेसडर कह लो, चाहे आप ये कह सकते हो कि उनको एज ए अपॉइंट किया गया है। तो ये प्रोग्राम का नाम क्या है, फॉर एवरी चाइल्ड, और अपॉइंट किसने किया, यूनिसेफ ने। ग्लोबली भी एक बहुत बड़े स्टार को, फुटबॉल के स्टार को जो है वो अपॉइंट किया है इन्होंने, डेविड बैकम। ऑल ओवर ग्लोब लेवल पे डेविड बैकम प्रमोट करेंगे, इंडिया लेवल पे कौन प्रमोट करेगा, आयुष्मान खुराना प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं दोस्तों। विच स्टेट विल होस्ट 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21। हर 2 साल के बाद जो है वो एरो इंडिया 21 शो होता है, और ये फरवरी के महीने में ज़्यादातर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इससे पहले 2019 में हुआ, तो हर बार लोकेशन सेम ही होती है। तो इसलिए मतलब ज़्यादा इसमें कुछ याद करने वाला नहीं। बस अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि एरो इंडिया जो है वो शो 2021 का, क्योंकि अभी 2021 में होना है फरवरी में, तो कहाँ पे होने जा रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कहाँ पे होने जा रहा है, कर्नाटका में होने जा रहा है। कर्नाटका बहुत ही फेमस स्टेट, आपको पता है कि यहाँ पे नेशनल पार्क्स लाइक बांदीपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पे नगर होल है, यहाँ पे जो है वो काली टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कुद्रेमुख माइंस हैं, कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट कर्नाटका आपने याद रखना है। और आप देख सकते हो ये 3 से 7 फरवरी में होगा, और कहाँ पे होगा, बेंगलुरु मतलब कर्नाटका में इसको आयोजित किया जाएगा। और अगर आप एग्जैक्ट जगह भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, दैट इज द यलहंका एयरफोर्स बेस जो बेंगलुरु कर्नाटका में है, वहाँ पे इसको आयोजित किया जाएगा। और इसी इसका पोर्टल लॉन्च किया गया, मतलब इसकी वेबसाइट लॉन्च की गई है, दैट इज aeroindia.gov.in न्यू दिल्ली में, ताकि जो लोग इसके अंदर अपनी स्टॉल को बुक करना चाहते हैं, कोई स्पेस लेना चाहते हैं उस जगह के अंदर जहाँ पे एरोस्पेस होगा, तो वहाँ पे ये आयोजन किया जा सकता है। और ये बाइनियल होता है, मैं बता चुका हूँ, और एविएशन की सबसे बड़ी जो है वो एग्जीबिशन होती है ये। तो याद रखना इसको, एरो 2021 याद रखोगे इसको। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज बिगेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट। नाउ बिगेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट आ गया, मतलब ये जो पॉर्क की बात हो रही है, पॉर्क की बात हो रही है, ताकि सूर का जो मांस है लाइक पॉर्क जो है उसकी प्रोडक्शन को जो है वो उस स्टेट में बढ़ाया जा सके और इंपोर्ट ना किया जाए, ताकि वो स्टेट सेल्फ सफिशिएंट हो सके इसकी प्रोडक्शन के लिए। तो पोर्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया, और ये इंडिया का बिगेस्ट पिगरी प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट इसमें 210 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, एग्जैक्ट 209 करोड़ रुपए हैं, अदरवाइज 210 करोड़ रुपए आप याद रख सकते हो कि इसमें लगाए जा रहे हैं। और वो स्टेट दोस्तों कौन सी है, मेघालय, याद रखोगे आप मेघालय। यहाँ पे आप देख सकते हो 209 करोड़ जो है वो पिगरी मिशन फंडेड बाय द नेशनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड इट इज़ फॉर द सेल्फ सफिशिएंसी इन द पॉर्क प्रोडक्शन, ताकि सेल्फ सफिशिएंट जो है वो बनाया जा सके। और 209 करोड़ रुपए इसके ऊपर लगे हैं। और आपने ये याद रखना है कि पॉर्क का इंपोर्ट जो मेघालय करता है वो ऑलमोस्ट 150 करोड़ के आसपास होता है, 150 करोड़ के आसपास। लेकिन अब ये चाहते हैं कि मेघालय सेल्फ सफिशिएंट बने, आत्मनिर्भर बने, और भी ज़्यादा जो है वो इसमें यूनिट्स जो है वो ओपन किए जाएं। अगले 3 सालों के अंदर इसको सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश है। किसने लॉन्च किया, बाय डिफॉल्ट जो मेघालय का पशुपालन डिपार्टमेंट होगा उन्होंने इसको जो है वो लॉन्च किया है। मेघालय लाइफ स्टॉक एंटरप्राइज एडवांसमेंट सोसाइटी ने इसको लॉन्च किया है। नो नीड टू रिमाइंड दिस कि फंड किसने किया है, ये ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी स्टेट का ये पिगरी प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पॉर्क प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट है। मेघालय स्टेट के अंदर इसको लगाया गया है। मेघालय के गवर्नर आपको पता ही है, सत्यपाल मलिक जी, अभी अभी लगाए गए हैं, याद रखना है, इसलिए मैं गवर्नर का नाम बता रहा हूँ। और कैपिटल आपको पता ही है, शिलोंग, कैपिटल क्या है, शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच कंट्री होस्टेड 73rd सेशन ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। नाउ इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है उसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका एक सेशन हुआ है। तो शायद आपने ये पहली बार सुना हो कि WHO का कोई ऐसा ग्रुप भी है जिसको क्या कहा जाता है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन कहा जाता है, सीर कहा जाता है, SEAR। उसकी 73rd सेशन हुआ है।
तो कहाँ पे हुआ है? तो इसका आंसर है थाईलैंड। कहाँ पे आयोजन किया गया इसका? थाईलैंड किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो हर्षवर्धन जी ने इसको जो है वो अटेंड भी किया है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अटेंड किया था। WHO का है तो बाय डिफॉल्ट कौन अटेंड करेगा? हेल्थ मिनिस्ट्री अटेंड करेगी। और ये रीजनल कमेटी है साउथ ईस्ट एशिया की, तो इसमें हमने याद रखना है कि कितनी कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर हैं, और क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं है, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। और साथ साथ इसका 73rd सेशन था, और सारे देश के जो भी इसके मेंबर हैं उसके सारे के सारे जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इसका आयोजन किया था। और इंडियन साइड जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय हर्षवर्धन जी। और ये क्यों हुआ होगा? जितनी भी आजकल मीटिंग्स हो रही हैं खास करके साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया वाली साइड पे, ये इसीलिए हो रही हैं ताकि पैंडेमिक का जो इफेक्ट है वो किस तरह से कंट्रोल किया जा सके। तो डिस्कस मोस्ट प्रेसिंग रीजनल एंड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इश्यूज, उसके बारे में चर्चा हुई। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तो याद रखना है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर दोस्तों है गुरुग्राम में। तो ऐसे ही इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? 11 कंट्रीज मेंबर हैं, लाइक बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, इंडिया, साउथ कोरिया, दैट इज द साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। तो आप देख सकते हो सारी की सारी कंट्रीज इंडिया के ऑलमोस्ट नेबरिंग में। और एक कंट्री जो कि शायद आपने ना सुनी हो, ताइमोर लेस्ते। तो इसको आप देख सकते हो, मैंने स्पेशली आपके लिए एक मैप, ताकि आपको लोकेशन पता लग जाए थोड़ी सी, कि ऑस्ट्रेलिया के अगर आप नॉर्थ साइड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, दैट इज द ताइमोर लेस्ते। इसकी कैपिटल इज द दिल्ली, याद रहेगा। इंडोनेशिया के बिल्कुल नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर है। तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ताइमोर लेस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु पार्टिसिपेटेड इन द 17th शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? हमारे लिए वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? SCO, कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग। तो अगर शंघाई की कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग हुई है तो इसको कोई ना कोई कल्चर मिनिस्टर ही क्या करेगा? अटेंड करेगा। तो आंसर हमारे पास बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रहलाद सिंह पटेल जी ने इसकी 17 शंघाई कॉरपोरेशन को क्या किया? अटेंड किया, जो कि कल्चर बेस पे थी, ताकि किस तरह से हम जो हैं कंट्रीज जो हैं वो किस तरह से आपस में कल्चर को शेयर कर सकती हैं, और ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक हम किस तरह से कल्चर को और बढ़ा के जो है कंट्री को डेवलपिंग स्टेज पे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह की बात जो है वो यहाँ पे की गई। अब देख सकते हो डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन द रोल एंड प्लेस ऑफ कल्चर ड्यूरिंग द ग्लोबल क्राइसिस। किस तरह से कल्चर को यूज करके हम एक दूसरी कंट्री के साथ जो है वो आ जा सकते हैं। और इसमें जो है वो मल्टीलेटर कल्चर के बारे में बात की गई। इवन ये भी कहा गया कि जो हम ये कंट्रीज हैं SCO की मेंबर्स हैं, वो सारी की सारी ज़्यादातर बुद्धिस्ट हेरिटेज को शेयर भी करती हैं, तो एक म्यूचुअल बॉन्डिंग है सबके अंदर। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि SCO को 2001 में बनाया गया था, और 2011 में बेसिकली 10 साल पूरे हुए, 2021 में इसका मतलब 20 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2021 में इसकी 20th एनिवर्सरी जो है वो मनाई जाएगी। और इसीलिए 2021 को ये कोशिश है कि डिक्लेयर किया जाए कौन सा ईयर ऑफ कल्चर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 2021 कैन बी डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ कल्चर। लेकिन इंडिया ने अभी इसको सपोर्ट किया, अभी वोटिंग होगी, उसके बाद ये क्लियर होगा कि इसको ईयर ऑफ कल्चर जो है वो कहा जाएगा या नहीं। तो आपने याद रखना है 20th एनिवर्सरी है SCO की। और SCO में कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? याद रखना है 8 कंट्रीज मेंबर हैं SCO की, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। और इसमें याद रखना है कजाक और किर्गिस्तान दोनों हैं, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो इन 5 कंट्रीज का जो एक ग्रुप है सेंट्रल एशिया का आप जो कहते हो, तो उसमें तुर्कमेनिस्तान भी आता है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपने याद कर लेना 100%। फिर आप मुझे जब क्वेश्चन आएगा मिस करोगे वहाँ पे पेपर के टाइम पे कि आशु ने बताया था, तो इसको याद रखना है, दैट इज द तुर्कमेनिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ द SCO, शंघाई कॉरपोरेशन का नहीं है। और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये दोनों हैं, चारों हैं मतलब। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना है, और साथ में रशिया है। तो ये सारे के सारे मेंबर हैं। आपको ये कोई नहीं पूछने वाला कि ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन सी हैं, डायलॉग स्टेट्स कौन सी हैं, तो क्योंकि इतने थोड़ी याद रखोगे कि आप कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और हेडक्वार्टर आपको SCO का पता ही है, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग, बीजिंग है। नेक्स्ट आते हैं अगला। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स? इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है दोस्तों, ये आपने बताना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में पता लगता है इसके अंदर कि कौन सा रैंक जो है वो किस कंट्री का आया है। मतलब अगर रैंक पीछे है तो इसका मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर रैंक आगे है तो उसमें हम कह सकते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम ज़्यादा है। तो इंडिया का रैंक आपने बताना है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रही हैं, और मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रैंक जो है वो हांगकांग का है, हांगकांग ने पहला स्थान हासिल किया, मतलब सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो उस कंट्री में है।
इसको 5 पैरामीटर्स पे देखा जाता है। 5 पैरामीटर जैसे देखा जाएगा कि गवर्नमेंट का साइज़ कितना है, मतलब कितनी बड़ी जो है वो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी कितनी बड़ी है, लीगल सिस्टम क्या है, प्रॉपर्टी के राइट्स क्या हैं, कितनी जल्दी कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, कंट्री के पास पैसा कितना है, कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कितना है, कितनी ईजिली लोग जो है वो ट्रेड कर सकते हैं आपस में, रेगुलेशंस मतलब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो क्या हैं, किस तरह से सरकार कंट्रोल कर रही है। तो इन 4-5 फैक्टर्स के बेसिस पे देखा जाता है कि क्या रैंक है। तो इंडिया का रैंक जो बहुत ही पीछे आया दोस्तों, इस बार 105th रैंक है इंडिया का, जो कि हम कह सकते हैं बहुत ही पुअर रैंक है। ये आउट ऑफ अगर आप देखोगे 162 कंट्रीज में से है, तो बहुत ही क्लोज है। अगर आप देखोगे 105 रैंक, और पहले पे है हांगकांग, दूसरे पे सिंगापुर, पहले पे हांगकांग है, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे न्यूजीलैंड है। तो ये कंट्रीज इकोनॉमिक फ्रीडम में बहुत ही अच्छी हैं। और इसको लॉन्च किसने किया है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट, जो कि कौन सी कंट्री का है? कनाडा का है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? कनाडा से। और ये डाटा जो है वो 2018 के हिसाब से लिया गया है। पहला रैंक हांगकांग, दूसरा सिंगापुर, तीसरा न्यूजीलैंड का है। पहला याद रखना है हांगकांग का है। और 162 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। 5 ब्रॉड पैरामीटर्स मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना का रैंक इंडिया से भी पीछे है, 124th है। उसके पीछे कारण है चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। आपको पता है कि वहाँ पे सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो उनकी रिस्ट्रिक्शन सारा कुछ सरकार के अकॉर्डिंग ही चलता है, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी ज़्यादा लिबरल नहीं है, इतनी ज़्यादा फ्रीडम वो नहीं प्रोवाइड करते। तो याद रखना है, रैंक इज़ 105th इकोनॉमिक फ्रीडम में। तो इसको याद कैसे रख सकते हो? एक सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ, कई बार रैंकिंग में कन्फ्यूजन हो जाती है। 105 है, देखो 105 का मतलब अगर 10 रुपये लगाओगे तो कितने रुपए बनेंगे? 5 रुपये बनेंगे। तो इसका मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम क्या होगी? बहुत ही कम होगी। कि इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हो, बन कम रहा है, तो इकोनॉमिक फ्रीडम क्या है? कम है। तो 10 लगा रहे हो, 5 लग रहा है, तो 105 याद रखोगे। नेक्स्ट, हु अटेंडेड दी G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग? किसने अटेंड की इंडिया की तरफ से G20 ग्लोबल 20 ग्रुप की लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग? इस क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो G20 की 2020 की अध्यक्षता किस कंट्री के पास है, मतलब प्रेसिडेंटशिप किस कंट्री के पास है, और G20 की जो मीटिंग होनी है अभी, मेन मीटिंग जो होगी 15th मीटिंग G20 की, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वही क्वेश्चन G20 का। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है, G20 की कितने जो है वो मेंबर हैं? तो आप कहोगे सर 20 हैं, तो ठीक है। 19 और 1, 19 कंट्रीज मेंबर है। एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन क्या है, इसकी मेंबर है। और अध्यक्षता कौन कर रहा है इस बार? सऊदी अरेबिया कर रहा है। 2021 में जो है वो कौन करेगा? इटली करेगा। 2021 में कौन करेगा? इटली करेगा। तो इस बात को याद रखना अपनी चीज़ों को। और कौन जो है वो उसको अटेंड करेगा? तो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ही जो है वो उसको क्या करेंगे? अटेंड करेंगे। और वो कौन है? संतोष कुमार गंगवार जी, जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, संतोष कुमार गंगवार जी, आप देख सकते हो यहाँ पे, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। तो अध्यक्षता मैं आपको बता ही चुका हूँ, सऊदी अरबिया करेगा 2020 की, और जो कि रियाद में ही हो रही है मीटिंग्स। और जो मेन मीटिंग होगी वो नवंबर में होगी, तो उसको मे बी मोदी जी जो है वो अटेंड करेंगे। लेकिन वो हम नवंबर में देखेंगे कि कौन अटेंड करेगा, लेकिन अदरवाइज सऊदी अरबिया होस्ट करेगा। थीम जरूर याद रखना है, 101% चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और ये ताकि जो कोविड-19 के कारण जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसको देखा जाए कि अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। 2020 की अध्यक्षता सऊदी अरबिया दोस्तों, और 2021 की इटली के पास है। और मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर है वो यूरोपियन यूनियन है, और 19 कंट्रीज मेंबर है। इंडिया जो है वो G20 का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 रफेल एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू विच स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? तो आपने पीछे ही देखा कि 5 रफेल डसॉल्ट फ्रांस की कंपनी से जो है वो हमने लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन यही आएगा कि रफेल कहाँ से हमने लिए हैं, तो फ्रांस से लिए हैं। तो इसको अब इंडियन एयरफोर्स में जो है वो ऐड कर लिया गया है। तो कौन सी स्क्वाड्रन में जो है वो ऐड कर लिया, मतलब कौन सी टीम के अंदर इसको ऐड कर लिया है? तो उस टीम का वैसे नाम है 17th स्क्वाड्रन, लेकिन उसका एक नाम जो है वो अल्फ़ाबेटिकली दिया गया है। तो आपने बताना है कौन से नाम से जो है वो उसको जाना जाता है। 17th स्क्वाड्रन, ये अंबाला स्टेशन के ऊपर जो है वो तैनात है। 17th स्क्वाड्रन का नाम है गोल्डन एरोज, याद रखना है, गोल्डन एरोज नाम से इसको जाना जाता है, और उसमें 5 रफेल्स को रखा गया है। और इवन हमने और रफेल्स को भी कह दिया। और इस लेडी का नाम आपने याद रखना है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आपसे बनता है, जो वो पूछ सकते हैं कि जिस टाइम पीरियड पे रफेल को इंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के अंदर, तो उस टाइम पीरियड पे जर्मनी, सॉरी, मिनिस्टर ऑफ फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस, नॉट जर्मनी, दैट इज द फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्रांस से लिया, तो फ्रांस की जो मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं वो आई इंडिया। और इनका नाम क्या है? फ्लोरेंस पार्ले। क्या है? फ्लोरेंस पार्ले। इनका नाम याद रखना है, वो पूछ सकते हैं
कि किसने जो है वो फ्रांस की तरफ से जो है वो इंडिया में इसको जो है वो अटेंड किया था। तो फ्लोरेंस पार्ले मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैं फ्रांस की, तो इन्होंने अटेंड किया। तो पार्ले से याद कर सकते हो, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म स्रोद पोर्ट्स। नाउ ये भी एक इंपॉर्टेंट अलग सा इनिशिएटिव है। पोर्ट से आप वैसे तो आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी मिनिस्ट्री का होगा, कि जो भी पोर्ट्स के अंदर जो है वो डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई आप कह सकते हो सिविल एक्टिविटी है, कोई केस कर रहा है एक दूसरे के खिलाफ, तो उनको रिड्यूस करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए तो एक फास्टेस्ट सिस्टम बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया है, स्रोद पोर्ट्स रखा गया है। तो आपने बताना है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है वो इसको लॉन्च किया है, तो फटाफट आंसर दोगे कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है वो इसको लॉन्च किया है। तो पोर्ट से आपको वैसे तो आइडिया लग ही रहा होगा कि किस मिनिस्ट्री ने जो है वो इसको लॉन्च किया होगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने इसको लॉन्च किया। पोर्ट से आप आइडिया लगा सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। इससे बहुत ही जल्दी आप प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। आप देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर फॉर शिपिंग दैट इज़ द मनसुख मंदाविया, इन्होंने जो है वो इसको आप कह सकते हो लॉन्च किया है पोर्टल को, स्रोत पोर्ट्स। तो इस पोर्टल पे जाके कोई भी आपका डिस्प्यूट है वहाँ पे बता सकते हो, और बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही जल्दी जो है वो इसका सोल्यूशन निकाल दिया जाएगा। और इससे आपका भी टाइम बचेगा, प्लस आपका लीगल एक्सपेंडिचर और टाइम दोनों बचने के कारण जो है वो बिजनेस आपका जो है वो आगे बढ़ सकता है। और इसी के कारण जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव, टाइमली और क्विकनेस के कारण जो है इस मैकेनिज्म को जाना गया है, और इससे बिजनेस और मैरीटाइम सेक्टर को बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, फ़ायदा। तो आपने याद रखना है स्रोत। स्रोत का मतलब भी है, अगर आप देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन शायद कोई ज़्यादा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ना पूछें। लाइक सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स, तो इसका मतलब सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स, तो इससे आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पिक्चर से करना है, लर्न फ्रॉम पिक्चर सीरीज से है ये, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक कमेटी बनाई है कि जो लोन मोरेटोरियम का चल रहा है, कि जिस टाइम पीरियड पे कोविड-19 की सिचुएशन थी उसमें लोन जो आपने लिया हुआ था उसकी इंस्टॉलमेंट्स देने की आपको ज़रूरत नहीं थी, ये था मोरेटोरियम टाइम पीरियड। लेकिन इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस था, क्योंकि काफ़ी बैंक्स ने क्या किया कि जिस टाइम पीरियड पे आपने कोई किस्त नहीं दी तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो उसके लिए फिर एक कमेटी तैयार करनी पड़ी कि किस तरह से इस इशू के ऊपर काम करें। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने एक कमेटी बनाई, और जिसके हेड कौन है, राजीव महर्षि, हमारे पुराने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आप कह सकते हो 13th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्योंकि अभी जो हमारे पास आ गए हैं वो मुर्मू जी आ गए हैं, जो कि आप कह सकते हो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेकिन अब जो है वो क्या बन गए हैं, गिरीश प्रसाद मुर्मू जी कैग बन चुके हैं। लेकिन इनकी अब क्या बना दिया, इनको जो है वो हेड बना दिया है, दैट इज़ लोन मोरेटोरियम कमेटी का। तो आपने याद रखना है, राजीव महर्षि जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, पहले ये होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो बहुत की पोजीशंस पे इनका रोल रहा है। तो याद रखना, और खास करके मोदी गवर्नमेंट के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक लॉन्च्ड इट्स कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स नेम आई स्टार्टअप 2.0। देखो यहाँ से नाम से पता लग रहा है आई स्टार्टअप, मतलब अगर कोई बंदा स्टार्टअप के अंदर जुड़ा हुआ है, उनका 10 साल से कम कम पुराना स्टार्टअप है, तो उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं ये बैंक क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। जैसे उनको स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट है, उनको किसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ की तलाश है, या फिर आप कह सकते हो उनको जो है वो किसी तरह की असिस्टेंस चाहिए, कोई भी तरह की एनालिटिक्स असिस्टेंस चाहिए उनको, या डिजिटल आउटरीच चाहिए, अपने कस्टमर तक डिजिटली पहुंचना चाहते हैं, तो वो ये आई स्टार्टअप 2.0 जो है वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, सहायता करेगा। तो आपने बताना है किस बैंक का है, तो आई फॉर आईसीआईसीआई। तो याद रखना है आई स्टार्टअप मतलब आईसीआई स्टार्टअप, तो इससे याद रहेगा आपको। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है, तो हर तरह की फैसिलिटी, लाइक स्टाफिंग की फैसिलिटी है, एक्विजिशन करनी है, कोई एरिया को अंडर लेना है, डिजिटल आउटरीच, कस्टमर तक पहुंचना है डिजिटली, ठीक है, किसी रेगुलेटरी असिस्टेंस चाहिए, कोई चीज़ को अपने अंडर कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आईसीआईसी क्या करेगा, हेल्प करेगा उन स्टार्टअप्स की। और इसके अंदर सारे बिजनेस जोड़े जाएंगे, जो ट्रेड, बैंकिंग, जो भी तरह की रिक्वायरमेंट है वो सारी तरह की आई स्टार्टअप से की जाएगी। कोई ट्रांजेक्शन्स करनी है बिजनेस और स्टार्टअप के बीच में, तो वो भी आई स्टार्टअप आईसीआईसी बैंक अपने थ्रू करवाएगा। तो आई स्टार्टअप 2.0 आपने याद रखना, आई स्टैंड्स फॉर आईसीआईसीआई। नेक्स्ट आते हैं, नास्कॉम फ्यूचर स्किल्स एंड विच कंपनी लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासरूम सीरीज, यही इंपॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो ये टारगेट है कि 10 लाख स्टूडेंट्स को जो है वो एजुकेट किया जाए इसके थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लासरूम सीरीज के थ्रू।
ताकि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता लगे, ताकि डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव से हम क्या कर सकें, जुड़ सकें। तो इन चीज़ों के बारे में ही पता करने के लिए जो बेसिकली इस तरह के इनिशिएटिव को लिया गया है। और ये स्टार्ट किसने किया है दोस्तों? ये स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने टारगेट रखा है कि इंडिया में 10 लाख बच्चों को और ग्लोबली 2.5 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ बच्चों को हमने क्या करना है, इस लर्निंग के अंदर, इस क्लासरूम सीरीज के अंदर लेके आना है। इसका टारगेट एक ही है कि डिजिटल लर्निंग को हमने क्या करना है, इंप्रूव करना है। अब देख सकते हो 10 लाख स्टूडेंट्स का टारगेट रखा गया 2021 तक, और पूरे ग्लोब में 2.5 करोड़, ताकि इनको क्या बनाया सके, डिजिटल इकोनॉमी के लिए तैयार कर सकें। तो इसमें बहुत सी चीज़ें करवाई जाएंगी इनसे, लाइक मशीन लर्निंग सिखाई जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जाएगा, डाटा साइंस के बारे में बताया जाएगा, इवन इसमें डेमो लेक्चर्स, हैंड ऑन वर्कशॉप्स, प्रैक्टिकल वर्क्स जो है वो करवाए जाएंगे, ताकि उनको पता लगे किस तरह से जो है वो हमने डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बनना है या किस तरह से उसको हम सीख सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पिक्चर से सीखोगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही फेमस एक्ट्रेस आप देख सकते हो, डायना रिग, इनका देहांत हो गया। 82 ईयर्स ओल्ड थी ये, और बहुत ही फेमसली जानी जाती थी जेम्स बॉन्ड मूवी के लिए, अवेंजर्स, इवन आप देख सकते हो गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के लिए भी जो है वो इनको जाना जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में मुझे एक नाम याद आ रहा है, ओलेना, शायद इनका नाम ओलेना था। तो वो भी मतलब इन्हीं का करेक्टर था। और वैसे ये इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, तो इनका देहांत हो गया। अपने याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं डायना रिग जो है वो किस फील्ड से संबंधित हैं, तो अपने याद रखना है वो एक्ट्रेस हैं। और अवेंजर्स जो कि बहुत पुरानी 1965 की सीरीज में ये थी, और साथ ही साथ जो है वो ये जेम्स बॉन्ड की मूवी थी, लाइक ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस 1969 की, तो उसमें भी ये थी। मतलब आप कह सकते हो कि ओल्ड एक्ट्रेस थी, 82 ईयर्स ओल्ड थी, तो बाय डिफॉल्ट उस ईयर की मूवीज में ये होते होंगे, तो इसलिए अपने याद रखना है डायना रिग। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर से एक इससे कवर करोगे आप पिक्चर से, लाइक क्राइजिल, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका गुरु है, बेसिकली सबको कंट्रोल करने वाली एजेंसी है इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया की इकॉनमी जो कंट्रैक्ट करेगी 9%। तो अपने याद कर लेना है कि कौन कौन सी क्या क्या डाटा बता रही हैं, जैसे गोल्डमैन सैक क्या बता रहा है, फिच एंड रेटिंग क्या बता रही है। मैं पिछले 3-4 दिन से कवर करता आ रहा हूँ कि कितनी कितनी प्रेडिक्शन जो है वो की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 21 की क्राइजिल की कितनी है, 9% जो है वो क्या करेगा, इंडियन जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। याद रखना है इसको। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट वन दी WSIC, दैट इज द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी विनर प्राइज 2020 अंडर ई गवर्नमेंट कैटेगरी। तो ये कौन सी स्टेट ने जीता है? हमने स्टार्टिंग में जब करंट अफेयर्स को स्टार्ट करा था, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, तो उस पिक्चर से शायद आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सी स्टेट का है। मैं आपको स्कीम बताता हूँ। स्कीम थी सबूज सबूज साथी स्कीम। इसके तहत क्या किया गया कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो आप कह सकते हो कि अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनको बनाया गया, क्योंकि क्या होता था कि बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता था स्कूल में। तो दूर जाने के कारण उनके पास कोई व्हीकल नहीं होता था, जिसके कारण वो स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते थे, तो ड्रॉप आउट रेशो इंक्रीज हो रही थी। तो एक स्कीम चलाएगी सबूज साथी, मतलब जो है वो घर के पास ही स्कूल को खोल दिया जाएगा और आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हो। और 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए बाईसाइकिल्स भी दी गई। और इसमें खास करके लड़कियों को कवर किया गया, क्योंकि इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज होने के कारण जो है वो उनको पहले पहल दी गई है। और ये बहुत ही अच्छी स्कीम किसकी थी? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। और उनको ये अवार्ड मिला है, याद रखना है। तो वेसिस जिसको कहा जाता है, दैट इज द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ताकि सोसाइटी के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया है ई गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर। तो आप देख सकते हो बाईसाइकिल भी दिए गए और लड़कियों को भी जो है वो अहम रखा गया। तो वुमेन एम्पावरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। और स्कीम मैं बता चुका हूँ कि क्या थी, आप इसके अंदर जो है वो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच बैंक विल लॉन्च ए लोन प्रोडक्ट कॉल्ड सफल, दैट इज द सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑर्गेनिक कॉटन फार्मिंग के लिए, कि जितने भी इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, ऑर्गेनिक कॉटन फार्मर्स हैं, उनको इस सफल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जाएगा। तो वहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से लोग जो है वो कॉटन ऑर्गेनिकली जो है वो कर रहे हैं। तो जो भी बायर होगा वो देख लेगा कि कौन से जो है वो फार्मर्स ऑर्गेनिकली कर रहे हैं या कौन से नहीं कर रहे, उसे पता लग जाएगा। और उसके थ्रू जो है वो इनको लोन भी दिया जा सकता है आराम से। और ये लोन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पहले कोई लोन नहीं लिया हुआ, ये इसमें खास बात है। और ये स्टार्ट किसने किया है? SBI ने किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो SBI ने ये फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए किया है। और ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने पहले कोई क्रेडिट नहीं लिया हुआ, मतलब जिनकी कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। और एक कंपनी हैज़ ब्रॉट ऑल द ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स, सबको जो है वो एक साथ ले आए हैं और एक डेटाबेस बना दिया है, जो कि कंपनी के डेटाबेस में रहेगा, मतलब SBI के डेटाबेस में रहेगा।
कोई भी बायर अगर उस कॉटन के साथ, कॉटन ग्रोअर के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो चेक कर सकता है कि कौन सा फार्मर जो है वो ऑर्गेनिक कॉटन कर रहा है, और उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है, उससे डायरेक्ट परचेज हो सकती है। तो बीच में मिडिल मैन जो है वो क्या हो जाना है, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये साइंस एंड टेक से हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं कि एक रिसर्च टीम, आप कह सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में एक प्रोफेसर हैं एरिक, उन्होंने ये स्टडी किया है कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ है। मतलब उस सुपरनोवा का जो नाम है दैट इज द LSQ14, इतना ही याद रखना है, अदरवाइज लंबा चौड़ा नाम है LSQ14 FMG, अपने LSQ14 याद रख लेना है। तो वो एक्सप्लोड कर गया है, और वो आप कह सकते हो पूरी अर्थ से जो है वो 100 मिलियन लाइट ईयर्स जो है वो दूर है। और ये कौन सी उसमें आता है, ये सुपर चंद्रशेखर बेल्ट में आता है, सुपर चंद्रशेखर बेल्ट में आता है। तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है इसमें से, लेकिन आपने याद रखना है कि क्या जो है वो बेसिकली सुपर एक्सप्लोजन हुआ है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु इज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ WHO पैनल फॉर पेंडेमिक प्रिपेयरनेस। तो WHO ने एक 11 बंदों का एक पैनल बनाया है जो कि पेंडेमिक प्रिपेयरनेस के बारे में बताएगा कि किस तरह से जो है वो हमने कोविड की सिचुएशन से लड़ना है। तो ऐसे बहुत से पैनल बन चुके हैं, एक नया पैनल जो है बनाया गया है, और बताएगा कि किस तरह से हमने प्रिपेयर रहना है अगर वैक्सीन थोड़ा सा लेट भी हो जाती है। तो उसमें एक इंडियन फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी को भी लिया गया है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है प्रीति सूडान। इनको जो है वो शामिल किया गया 11 मेंबर्स में से। और जो हेलेन क्लार्क हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, न्यूजीलैंड की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। और एलन जॉनसन सरलीफ, इनका नाम भी सुना होगा, ये लाइबेरिया के प्रेसिडेंट हैं, मतलब लाइबेरिया के प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर हैं ये भी। तो ये दोनों हेड हैं, इसके 11 पैनल्स के हेड हैं ये। लेकिन आपने इंडियन लेडी का नाम याद रखना है, दैट इज प्रीति सूडान, जो कि इसका हिस्सा बनाई गई हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको सारे करंट अफेयर समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, और हिंदी वीडियो के ऊपर लाइक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए, ताकि हम हिंदी में और भी तरह का कंटेंट तैयार कर सकें। मेरी इच्छा है कि आपको हर तरह का, लाइक हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन, ज्योग्राफी का, अलग अलग चीज़ें आपको करवाई जाएँ। तो अगर आप लाइक्स दोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं उस पार्ट को स्टार्ट कर सकता हूँ कि आप लोग जो है वो देखोगे। मतलब मुझे मेहनत करने का फ्री मज़ा आएगा अगर आप लोग जो हैं वो उसके साथ जुड़ेंगे। और ये करंट अफेयर्स क्लाउड का वादा है कि कोई भी करंट अफेयर हमारे वीडियो या हमारी PDF से बाहर नहीं हो सकता। इसलिए PDFs को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही नॉमिनल रेट है 1 साल के लिए, आप जरूर एक बार साइट को विजिट करें और हमारे करंट अफेयर्स को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।